और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि 9th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर है। तो ये हमारी पीरियोडिक सेकंड में आ रहा है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एटम को समझने से पहले हमें मैटर जानना पड़ेगा, मैटर क्या होता है। तो हम ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मैटर क्या होता है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो वो कोई भी चीज़ जिसमें स्पेस, जो कि जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास और वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक पेन है, दिस इज ए पेन, और पेंसिल, और ये एक टेबल है, और मैंने इस पेंसिल को इस टेबल पे रख दिया। तो क्या ये पेंसिल एक मैटर है या नहीं है, इसको हम कैसे जानें? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, स्पेस। जी, इसमें स्पेस कवर कर रहा है पेंसिल टेबल पर, ओके। सेकंड, मास, मास कवर कर, मास है इस पेंसिल में, क्या मास भी है, कुछ वजन भी होगा। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके लिए यूज़ होता है, लिक्विड के लिए, बट ये तो सॉलिड है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का तो कोई यूज़ नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दो चीज़ें मेन है, एक स्पेस और मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पेस या मास होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मैटर कहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि मैटर के बाद एटम्स क्या होते हैं। तो एटम सबसे पहले क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एटम को स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहाँ से पता चला। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पहली बार एक इंडियन नेम आया है, जो कि है महर्षि कन्नड़ का। ये लगभग 500 BC इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक प्रूव किया था कि जो एटम है वो क्या होता है। तो उन्होंने कैसे किया था मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक राइस का दाना लिया, एक चावल का कच्चा दाना लिया, और उसको क्या करा, उसको अपने मुंह में चबाया, चुई किया, उसको चबाया, और उसको तोड़ते गए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते गए, और उसको तब तक चबाते रहे तब तक कि उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है नहीं आया, तब तक उसको चबाते रहे। और जैसे ही वो आया, उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, परमाणु। और ये जो हम लोग कहते हैं कि मैटर क्या है, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, उसको उन्होंने नाम दिया था पदार्थ। उसको क्या नाम दिया था, पदार्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने एटम को क्या कह दिया, एटम को परमाणु, और मैटर को क्या कहा, मैटर को उन्होंने कहा परमाणु, ठीक है ना। अब हम मैटर को उन्होंने कहा पदार्थ। तो अब हम बात करते हैं अपना जो अगला टॉपिक है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कौन कौन से फिलोसोफर आए। तो इनके बाद एक फिलोसोफर और आए थे जिनका नाम था, तो वो दो फिलोसोफर थे डेमोक्रेटस एंड ल्यूकिपस। तो इन दोनों ने क्या कहा था, इन दोनों ने सिंपली जो महर्षि कन्नड़ कह चुके थे उसी को उन्होंने डिफरेंट नेम दे दिया। ये ग्रीक फिलोसोफर थे। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो पदार्थ होता है, यानी कि जो मैटर होता है, उसको इन्होंने, पदार्थ को इन्होंने मैटर कह दिया, और इन्होंने क्या, एटम कह दिया, किसको, एटम कह दिया परमाणु को, परमाणु को क्या कह दिया, एटम। तो इन्होंने बस ये नेम चेंज कर दिए थे, जो कि दो फिलोसोफर थे, एक थे डेमोक्रेटियस एंड सेकेंड वन वाज ल्यूसिफर्स। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमें अगले जो फिलोसोफर थे, अगले जो उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, तो उसको हम पढ़ते हैं। पहली थ्योरी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकेंड वन वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है ना। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर ये जो एक और फिलोसोफर थे, जो कि थे एंटोनी एल लोएसर। तो इन्होंने क्या किया था, ये ही लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिस्ट्रिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या किया था इन्होंने फाउंडेशन, इन्होंने नींव रखी थी केमिकल साइंस की, ठीक है ना। और किसके द्वारा, टू एस्टैब्लिशिंग टू लॉ ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकेंड वन वाज लॉ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो ये क्या लॉज हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये जो फिलोसोफर थे, इनसे पहले 18th सेंचुरी से पहले सभी लोग
जो थे वो सिर्फ, जो पहले के फिलोसोफर थे उनके पास सिर्फ वर्ड्स थे, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, उनको पता नहीं था कि प्रूफ कैसे किया जाता है, बस वो सिर्फ फिलोसफीज करते थे और उसके बेस पर बताते थे। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था, टू लॉज को बताया था और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे ये प्रूव होता है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया था। क्योंकि अभी तक जो फिलोसोफर थे वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे, और 18th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट को पता चल गया था कि एटम्स क्या होते हैं और किससे बने हुए होते हैं। तो इन्होंने 2 फॉर्मूला दिए थे, तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो इस फॉर्मूले में उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया था वो हम समझेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें क्या किया था उन्होंने, एक बीकर लिया था इस टाइप का कुछ, और उसमें क्या किया था, एक, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको इसमें फिल क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, फिल किया था कुछ भी मान लीजिए आप, और उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लिया था जिसमें भी कुछ फिल किया था, कोई लिक्विड, अलग अलग लिक्विड्स थे, और उसको क्या किया था, एक थ्रेड से बांध दिया था उस टेस्ट ट्यूब को, और बीकर के ऊपर एक कॉर्क लगा दिया था, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, और इसका मास किया, यानी कि इसका मास करने के बाद जो आया वो था x ग्राम, इसका मास निकला, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब उन्होंने इसको थोड़ा थ्रेड को जो ढीला किया, और इस टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड था, अभी तक इसमें मिला हुआ नहीं था, ये दोनों अलग अलग थे, सेपरेट, इसको मिला दिया इसमें। उसके बाद मास किया तो वो भी x ग्राम। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो मास था रिएक्शन से पहले दोनों अलग अलग थे, उसका मास भी सेम था, और रिएक्शन के बाद भी मास सेम ही आया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि केमिकल रिएक्शन में ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता और ना ही क्रिएट, यानी कि सेम रहेगा, चाहे केमिकल रिएक्शन में कुछ भी करिए आप, वो मास जो है वो सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये इनकी थ्योरी थी और इस पर ही इन्होंने काम किया था। अब अगला हम लॉ देखते हैं, उन्होंने क्या दिया था। यहाँ पर हम उस सेकेंड लॉ पर जाने से पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो कंक्लूजन आया वो क्या आया। तो यहाँ पर है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब इस लॉ का जो कंक्लूजन है वो ये आया कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर हम डिस्ट्रॉय कर सकते होते तो वो जो पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक बीकर लिया था, टेस्ट ट्यूब लिया था, तो उसमें जो पहला हमने बिना मिलाए 2 सॉल्यूशन को अलग अलग रखा था, तो उसका वेट होना चाहिए था, मान लीजिए 10 ग्राम अगर होता, तो जो नेक्स्ट वाला होता तो उसका सिर्फ 5 ग्राम 4 ग्राम या 9 ग्राम ही बचता अगर डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। बट ऐसा नहीं था, उसमें सेम टू सेम वेट रहा, सॉरी सेम टू सेम मास रहा था उसका, और इसीलिए इसमें कह सकते हैं हम कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सो यही था इसका कंक्लूजन। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ। जो इस लॉ को मैं थोड़ी अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इस लॉ में एक्चुअली है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो हमने क्या लिया, एक बॉटल लिया, एक ग्लास में ऐसे ही जो टैप का पानी आता है वो लिया। क्या लिया हमने, वाटर। वाटर का फॉर्मूला, इस वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है ना, ले लिया। अब हमने क्या किया, एक और ग्लास में पानी लिया जो कि वेस्ट वाटर था, या फिर हमने किसी भी पॉन्ड या फिर किसी भी नाली से या फिर किसी भी जगह से दूसरा पानी लिया, अलग टैप वाटर नहीं था वो भी मैंने वाटर लिया। और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O। मीन्स आप वाटर कहीं से भी ले लीजिए, उसका मेनली फॉर्मूला क्या होगा, ये H2O। यानी कि इसका कंक्लूजन ये है कि इस लॉ में ये बताया गया है कि आप वाटर या फिर कोई भी चीज़ जो कि उसका जो प्रपोर्शन होता है वो सेम रहता है। जैसे कि वाटर बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए होता है, तब हम वाटर बना पाते। तो ऐसा नहीं है कि नाली के पानी में, वो भी पानी है ना, तो नाली के पानी में H2 और फिर C लग जाएगा, कार्बन ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पानी को बनाने के लिए हमें H2O ही लेना पड़ेगा, तभी पानी बनेगा, चाहे वो हिमालय का पानी हो या फिर टैप वाटर हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वो पानी है।
यानी कि अगर हम आयरन लेंगे या फिर हम कोई भी आयरन ले लें, एक हमने ले लिया आयरन घर पे जो हमारे, एक हम बाहर से खरीद के ले आए, तो उस आयरन का फॉर्मूला Fe होगा। ठीक है ना। ये है इस चीज़ का कंक्लूजन। तो आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे वो कहीं की भी हो, बट अगर वो वाटर है या फिर अगर वो कोई और चीज़ है और वो जो सेम चीज़ है दूसरी भी है, बट वो प्लेस दूसरी है, वो थोड़ी गंदी है या फिर कैसी भी है, बट उसका जो फॉर्मूला होगा, उसको मेड करने का जो प्रपोर्शन होगा वो सेम रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि हम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें तो उसमें CO, यानी कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम कहीं और से लेते हैं तो उसमें हमें एक कार्बन और एक नाइट्रोजन का चल जाएगा, नहीं। जो भी ये प्रपोर्शन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। वाटर बनाने के लिए हमेशा हमें H2O ही चाहिए होगा, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और वाटर का 1 मॉलिक्यूल्स, तभी वाटर बनेगा। ठीक है ना। आप समझ में गए होंगे। इस लॉ में बस इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं डाल्टन की कुछ लाइंस जो उन्होंने दी थी। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, एक्चुअली उनको कह सकते हैं, जो कि 1760 इंग्लैंड में एक पुअर फैमिली, वीवर फैमिली में बॉर्न हुए थे। ठीक है ना। अब हम उनके कुछ लाइंस, तो ये हैं डाल्टन के कुछ लाइंस, यानी कि हम इनको कह सकते हैं पोस्टुलेट्स जो डाल्टन ने दिए थे। तो यहाँ पर है, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, विच पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री रिएक्शंस। क्या मतलब है इसका? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सारे के सारे जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम कहेंगे एटम्स। ठीक है ना, उनको हम कहेंगे एटम्स। उसके बाद है विच पार्टिकल्स इन केमिकल रिएक्शन, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में भी होते हैं। और इसके बाद जो सेकेंड डाल्टन का जो पोस्टुलेट था वो था, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये इन्होंने ये पोस्टुलेट दिया था कि ना ही हम जो एटम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही मेड कर सकते हैं, यानी कि ना ही हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एटम को, यानी कि एटम इज नॉट कंस्ट्रक्टेबल एंड नॉट डिस्ट्रॉयएबल। और जो पोस्टुलेट थे वो था थर्ड पोस्टुलेट, जो कि था, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड केमिकल प्रोपोर्शन। इट मीन्स कि प्रॉपर्टीज, इट मीन्स कि जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का वो आइडेंटिकल होता है मासेस में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होता है। फोर्थ वन इज, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, यानी कि एटम अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मासेस भी अलग अलग होंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग अलग होंगी। एंड फिफ्थ वन इज, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो इसमें क्या है, एटम्स जो हैं वो कंपाउंड में जब बदलते हैं, यानी कि दो एटम्स मिलते हैं, तो वो रेशियो जो होता है वो होल नंबर्स में होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है हाइड्रोजन, यानी कि हमने वाटर लिखा है H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वाटर हमने लिखा है H2O, तो यहाँ पर ये जो 2 है, ये कंपाउंड, ये जो 2 है, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता 1.2, ठीक है ना। या फिर इसको हम ये भी नहीं लिख सकते 1/2, ये हमेशा होल नंबर्स में ही होगा, ठीक है ना। और सेकेंड वन इज, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिविंग कंपाउंड। तो इसमें क्या है, जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, कंपाउंड में रिलेटिव नंबर्स
और उनके एटम्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कभी भी बदलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि नंबर्स हमेशा बदलते हैं। वाटर बनाने के लिए H2 है, H2O है, आज H2O तो कल हो जाए H3O या फिर परसों हो जाए H4O, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ पोस्टुलेट थे जो कि डाल्टन ने दिए थे। तो अब हम लोग ये पूरा चैप्टर जो है वो अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।